टेलीविजन के इतिहास में पहली बार योगी ट्रिब्यूनल और मिशन आत्मनिर्भर भारत पर सबसे बड़ा मंथन। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। जी हाँ, मेरा देश अब बदल रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, कॉरपोरेट जगत को मजबूत किया जा रहा है, नई उम्मीदों का सवेरा हो रहा है। यह सब हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। योगी राज में न सिर्फ निवेश बढ़ रहा है बल्कि कॉरपोरेट जगत को हर संभव मदद भी दी जा रही है। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में उपद्रवी तांडव मचाया करते थे, शहर को कभी आग के हवाले कर दिया और पूरा देश तमाशा देखता था। लेकिन योगी राज में अब दंगा करने वालों को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। किसी उद्योगपति या फिर व्यापारी का अब नुकसान नहीं होगा, वो उसकी भरपाई नहीं करेगा बल्कि भरपाई उनसे होगी जो नुकसान पहुंचाएगा। योगी सरकार क्लेम ट्रिब्यूनल के जरिए उद्योग जगत को संपत्ति जलने के डर से भयमुक्त कर रही है। हमारे साथ देश और विदेश से कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी हस्तियां जुड़ रही हैं और आज इसी मुद्दे पर हम मंथन करेंगे कि कॉरपोरेट जगत योगी के ट्रिब्यूनल और मिशन आत्मनिर्भर भारत पर आखिरकार सोचता क्या है। तो आइए आपको एक बार रूबरू कराते हैं उन तमाम कॉरपोरेट जगत के वो बड़ी बड़ी हस्तियां, वो बड़े बड़े चेहरों से जो देश में लगातार काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और खूब तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ में संजीव शर्मा जो कि डायरेक्टर हैं आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज के और सीईओ हैं न्यूज़ वन इंडिया के। हमारे साथ में शुभम त्रिपाठी जो कि हेड एचआर है मजार से। युवराज श्रीवास्तव हमारे साथ में जो कि सीएचआरओ है मेक माई ट्रिप में। और हमारे साथ में है आरिफ शेख साहब जो कि ग्रुप सीईओ है क्वालिटी ग्रुप के। हमारे साथ में शुभांकर जी हैं जो कि सीएचआरओ है टीएनएस प्राइवेट लिमिटेड से। अमेया कराम्बे हमारे साथ में है जो कि है जीएमएचआर कार्निवल ग्रुप के। मेघा गुप्ता हमारे साथ में है क्योंकि देखिए महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, इसलिए हमने कोशिश की कि वुमेन एम्पावरमेंट पर सिर्फ बातचीत ना हो बल्कि मंथन उन महिलाओं के साथ भी होना चाहिए। तो हमारे साथ में मेघा गुप्ता है जो कि डायरेक्टर एचआर हैं फिजर्व में और अक्षता नायक हमारे साथ में जो कि पार्टनर है मजार्स में। और ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अक्षता, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, इतनी बड़ी कंपनी की आप पार्टनर हैं। डॉक्टर जॉर्ज फर्नांडिस हमारे साथ में जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है AAA हेल्थ केयर से। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपने सिर्फ सुनी होंगी, अब तक इनके नाम आपने सुने होंगे, लेकिन इनको चला कौन रहा है, ये किसकी देखरेख में काम कर रही हैं, वो बड़े चेहरे आज हमारे साथ में हैं जो हमारे दो इश्यूज पर आज हमारे साथ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम संजीव जी के साथ में करेंगे। संजीव जी, हम बात कर रहे हैं योगी ट्रिब्यूनल की और हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, इन दोनों से ही आप क्या समझते हैं? पूजा जी, पहले तो जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं साथ में उनको सादर नमस्कार। स्पेशल थैंक्स टू शुभम जिन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और जैसा कि आपने बताया कि योगी ट्रिब्यूनल, तो इसको पूरा हम दो लाइन में कंक्लूड करेंगे। व्हाट इज योगी ट्रिब्यूनल मीन्स केवल दो लाइन में, जो करेगा वो भरेगा, सेकंड जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये पूरा कंक्लूजन है योगी जी का, जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब हम सब लोग बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर। तो सबसे पहले अगर योगी जी का ये मॉडल योगी ट्रिब्यूनल मॉडल है जो पूरे देश विदेश में, अमेरिका में, कर्नाटक गवर्नमेंट भी इसको यूज कर रही है इस मॉडल को। लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले इस मॉडल को हम लोगों को अपने घर से यूज करना पड़ेगा। घर में जो है जब बच्चे छोटे होते हैं तो वहाँ से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि बेटा जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर छोटी बात पे पनिशमेंट देना पड़ेगा। हम लोग घर से ही बच्चों को जब पैदा होता है तो उसको आत्मनिर्भर नहीं बनाते हैं। हर स्टेप पे उसके साथ हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, उसको घर में चलना सिखाते हैं, घर में दौड़ना सिखाते हैं। लेकिन जब वो बाहर की दुनिया में जाता है तो गिर पड़ता है। क्यों? अपने डर और स्वार्थ की वजह से हम उसको बाहर की दुनिया दिखाते ही नहीं हैं। बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो स्कूल और कॉलेज जितने भी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस हैं वो केवल अपने स्वार्थ के चक्कर में बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनने ही नहीं देते। उनका क्या मानना है कि भाई हमारे कॉलेज का रिजल्ट कैसा जाए, उसके लिए बच्चों की जो है लाइव क्लासेज, इवनिंग क्लासेज, मॉर्निंग क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेस बोलते हैं बेटा कॉलेज का, स्कूल का नाम रोशन करो, कॉलेज का नाम रोशन करो, टॉप करो। बच्चे को क्या चाहिए नहीं पता उनको, बच्चे को क्या चाहिए कि उसको क्या पढ़ना है। सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं?
क्यों? क्योंकि उनका अगर वो बच्चे से बोलते हैं अपना दिमाग किनारे रखो, माँ बाप बोलते हैं अपना दिमाग मत लगाओ, हम हैं 10th क्लास तक हम हैं, उसके बाद टीचर कहता है अपना दिमाग मत लगाओ। क्यों लगा रहे हो दिमाग भाई? जो हम पढ़ा रहे हो वो पढ़ो, तुम्हें टॉप करना है, ऑनलाइन क्लासेस करो, इवनिंग क्लासेस करो। जब बच्चा बाहर जाता है तो उसको तो सेल्फ निर्भर बच्चा नहीं होता है। तो हम लोगों को अब स्कूल्स में क्या हो गया है कि बच्चे को डांट नहीं सकते, बच्चे को मार नहीं सकते। क्यों? बच्चा गलती कर रहा है तब भी हम उसको नहीं बोल सकते। किसको पनिशमेंट मिलता है? टीचर को, कि तुम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। तो योगी जी का मॉडल जो करेगा वो भरेगा, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह लागू होना चाहिए। किसी और की सजा किसी को नहीं मिलना चाहिए। बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट हमें घर से ही बनाना है, जब से वो पैदा हो रहा है तब से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। तो इसे इतना ही कहना चाहेंगे कि योगी जी का जो मॉडल है अमेरिका, देश विदेश सब यूज कर रहे हैं, हम लोग अपने घर में नहीं यूज कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान एक बार फिर से उन सभी का हम स्वागत करेंगे। और अब हमारा जो आज का ये थीम है जिस पर हम मंथन करने जा रहे हैं, हम उन पहलुओं पर एक बार फिर से चर्चा कर लें। एक बार जरा मेरे जो तमाम मेहमान हैं मैं उनको बता दूं। देखिए, पहला हम बात कर रहे हैं योगी ट्रिब्यूनल की। हमने पिछले 8 महीनों में जिंदगी जीने के बहुत से तरीके सीखे हैं और जिंदगी को बहुत बदलते हुए देखा है। पहला हमने देखा कि जब प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ उसके नाम पर देश में बवाल शुरू हो गया, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया और ऐसे में कई बिजनेस भी प्रभावित हुए। बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर थे उनको भी काफी नुकसान हुआ और उसकी वजह थी कि अभी जो हालात आए उसमें नुकसान इतना ज्यादा हो चुका था कि उस नुकसान को देखते हुए फिर से सर्वाइवल के लिए सबको एक बार फिर से स्टैंड करना पड़ रहा था। तो अब जो ट्रिब्यूनल की बात हम कर रहे हैं वो ट्रिब्यूनल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रिब्यूनल मदद करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसा संजीव जी ने जिक्र किया कि जैसा करेगा कोई भी वो वैसा भरेगा। यानी अब वो आजादी नहीं है कि आपने प्रोटेस्ट के नाम पर, विरोध के नाम पर आपने कहीं आग लगा दी, आपने कहीं सामान तोड़ दिया और अब आप आराम से जी सकते हैं। अब वो दौर खत्म हो चुका है। अगर आपने किसी भी सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया विरोध के नाम पर तो उसका भरपाई, उसका जो नुकसान का पूरा बिल होगा वो आप ही की संपत्ति पर फटने वाला है। यानी अगर कोई भी नुकसान आप कहीं भी करते हैं तो उसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ आपसे होगी, चाहे उसके लिए आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, चाहे उसके लिए आपको अपनी संपत्ति क्यों ना बेचनी पड़े। और अगर आप नहीं बेचते तो खुद सरकार आपकी संपत्ति को कुर्क कर लेगी और उस संपत्ति को कुर्क करके उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। उसके बाद ये माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं या फिर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सुरक्षा का भाव होना चाहिए। दरअसल जब तक गलती की सजा नहीं मिलती है तब तक कोई भी सबक नहीं लेता है। तो इस ट्रिब्यूनल का मकसद है इस गलती की सजा मिलनी चाहिए। सजा के तौर पर सजा भी ऐसी कि सिर्फ आपकी जिंदगी प्रभावित नहीं हो रही है, आपसे जुड़े हुए लोगों की भी जिंदगी प्रभावित होगी। क्योंकि जब आपसे वो वसूली की जाएगी तो सोचिए सिर्फ आपकी जेब से वो पैसा नहीं जाएगा, आपके बल्कि परिवार के लोगों की जेब से भी पैसा जाएगा। तो ऐसे में इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रिब्यूनल के जरिए एक ये समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा ये कि हमने देखा इस कोरोना काल में शुरुआती दौर से लेकर अब तक हम एक चीज देख रहे हैं, आपदा को अवसर में बदलें। प्रधानमंत्री मोदी का यही कथन उनके हर संबोधन में सुनाई देता है। इस बार लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसी आत्मनिर्भर भारत की बात की है और सीएम योगी भी इसी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। यानी अब आत्मनिर्भरता ऐसी होनी चाहिए कि हमारी डिपेंडेंसी किसी भी चीज को लेकर और किसी पर ना रहे और इस आत्मनिर्भरता की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमारे जो तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनी के लोग बैठे हुए हैं, जो लगातार कंपनी को रन कर रहे हैं, जो कंपनी के लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो तमाम मेहमान थे उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन संजीव जी लगातार बने हमारे साथ में। संजीव जी, तमाम मेहमानों का रुख हम बहुत जल्द करेंगे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, इस आत्मनिर्भरता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप क्या मानते हैं? पूजा जी, आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को अपने यहाँ स्किल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इंडिया चीन से, बाहर से, जापान से वो लेता है। हम लोगों को स्टार्टिंग से स्कूल की एजुकेशन चेंज करनी पड़ेगी। 5th क्लास से ही स्टूडेंट्स को
स्किल डेवलपमेंट बनाना, मतलब उनको स्किल सिखानी पड़ेगी, नई नई स्किल पे। किताबें पढ़ पढ़ के जो 20 साल पहले हम लोगों ने बुक पढ़ी थी वही आज चल रही, सिलेबस 50 साल से चेंज नहीं हुआ, वो चेंज करना पड़ेगा, स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा हर तरीके से। इवन देन क्रिमिनल्स जो है, जो जेल में जा रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, उनको जेल में भी हम लोगों को स्किल की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कुछ स्किल सेट करने पड़ेंगे जिससे वो नई चीज़ें सीखें, बाहर आके कुछ अच्छा नया करें, अपना एंटरप्रेन्योर बन सकें। अच्छा, मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि हम अब बच्चों को जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो शुरू से सिखाएं। लेकिन अब ये तो बच्चों की बात हुई, लेकिन करंट सिचुएशन में जो लोग अब रोजगार के लिए अवसर देख रहे हैं, इस कोरोना काल में हमने देखा है कि रिसेशन आया, उससे पहले भी लगातार हम देख रहे हैं कि 2008 से रिसेशन का दौर शुरू हुआ है, उससे देश अब तक उभर नहीं पाया और एक के बाद एक ऐसी चपेट देश को लग रही है जिसके बाद से लोग परेशान हैं, जो एंटरप्रेन्योर है वो परेशान है, जो इन्वेस्टर्स है वो परेशान है, पूरे देश में सब परेशान ही परेशान है। इस बीच अभी होना क्या चाहिए? सरकार को इसके लिए जो अभी करना चाहिए, क्या वो पर्याप्त उठाए गए कदम है? देखिए, जो योगी सरकार उठा रही है कदम, बहुत ही अच्छे कदम उठा रही है। ये जो इनका मॉडल है कि जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, और इनको एम्प्लॉयबिलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी जितनी बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, रोज़गार लोगों को जो जा रहे हैं उनको रोज़गार प्रदान कराएं, जो कॉरपोरेट के लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं उनको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं। वो एम्प्लॉयबिलिटी ख़त्म करने की जगह कुछ ये जो क्रूशियल टाइम है कोशिश करें कि अपने एम्प्लॉय को ना निकालें वहाँ से, क्योंकि वो सैलरी कट करना ठीक है, कुछ हद तक सैलरी कट, बट अपना उसको बढ़ाना चाहिए। मैं आती हूँ आपके पास भी। शुभम त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हैं, हेड एचआर मजार से, और इनफैक्ट सभी हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं। शुभम का एक बार पहले हम रुक कर लेते हैं। शुभम, ये जो योगी ट्रिब्यूनल है, इस योगी ट्रिब्यूनल को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये सरकार का कैसा कदम है? और क्योंकि जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको भी काफी लॉस होता रहा है, ये प्रोटेस्ट के नाम पर जो बवाल होता रहा उससे, कितनी सिक्योरिटी का भाव अब आप लोगों के मन में भी होगा? जहां तक पहले तो मैं संजीव जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि he has called me for this debate. Now the answer of mine to your question is कि जब आपके ऊपर कोई बात आ जाती है in terms of losing a property or losing a monetary or losing a name, a person always steps back. कोई नहीं चाहता वो लाइमलाइट में आए जहां पे उसका नुकसान हो। जैसे संजीव जी ने कहा जो करेगा वो भरेगा, तो अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जो which will be very easy to catch in terms of government eyes and you will be easily captured and there will be no place to hide. तो I don't think and I am 100% sure कि ये जो राइट्स हैं, जो दंगे होते हैं, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो देश भर में हो, इसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रोल एडिशन होगा। लोग खुल के नहीं आएंगे बिकॉज अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज के बैक ऑफ द साइड में ये दंगे फसाद होते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, जैसे हम कॉर्पोरेट में कहते हैं यू आर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, तो अब इस स्कीम के बाद जो दंगे होंगे तो गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस होगा वो होगा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर को कैच करने के लिए। सो मैं नहीं सोचता कि कोई भी सामने आएगा जो पकड़ा जाए। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 क्रूशियल एंड वेरी फ्रूटफुल स्टेप टेकन बाय योगी गवर्नमेंट। अच्छा, आपने एक बहुत ही अहम पहलू का जिक्र किया है, वो है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो यानी आप इंडिविजुअल, जो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है वो मैटर करता है कॉर्पोरेट्स के अंदर। आज जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है उसके अंदर भी क्या यही सेम फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल काम करता है, बिल्कुल काम करता है। सी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप कैसे किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, कैसे किसी को कन्विंस कर पाएंगे कि हाउ टू अप्रोच योर कैरियर इन अ बेटर वे। दूसरों को समझाने से पहले आपको खुद समझना पड़ेगा what are the changes you need to adapt in terms of survival. For example, आज कोविड की वजह से जैसे आपने बोला सारे परेशान हैं, जॉब जा रही हैं, काम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट अगर आप इस विंडो को देखें, इस विंडो पे 8 या 9 लोग हैं और सारे के सारे जॉब कर रहे हैं, राइट? तो अगर हम जॉब कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर वेरी मच एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं तो वी विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस मैनी एट अ टाइम, और आने वाले टाइम पे हमें वही करना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। युवराज श्रीवास्तव का रुख हम करेंगे। CHRO है मेक माई ट्रिप, और इस कंपनी का नाम बखूबी सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सबके जुबान पर चढ़ा रहता है आमतौर पर, और युवराज जी उस कंपनी का हिस्सा है। युवराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
ये जो धन्यवाद पूजा। ट्रिब्यूनल की बात हम कर रहे थे, योगी ट्रिब्यूनल, इस पर आपके अपनी का विचार है? आप क्या सोचते हैं इससे? जो बड़ी बड़ी कंपनीज है या फिर जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है या फिर जो भी करंट सिचुएशन है, इस करंट सिचुएशन में ये कितना हेल्पफुल होगा? पूजा, मेरे ख्याल से ना, अगर आप किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के डेवलपमेंट की अगर इकाई को देखते हो तो जी। हमेशा दो तीन चीजें साथ में काम करती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो आत्मनिर्भर भारत का एजेंडा है और योगी ट्रिब्यूनल, हम जिसे कह रहे हैं बेसिकली रॉयट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो गवर्नमेंट ने बनाया है यूपी में, दोनों के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो किसी भी एक पीसफुल स्टेट या एटमॉस्फेयर वेयर इंडस्ट्री कैन फ्लरिश, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन क्लियरली इज अ लॉ एंड ऑर्डर, राइट? और लॉ एंड ऑर्डर अगर बेहतर है तो इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती हैं, व्यवसाय बढ़ते हैं, और अगर व्यवसाय बढ़ते हैं तो जी। ओवरऑल प्रदेश की तरक्की होती है, या जहां पे भी आप व्यवसाय होता है वहां पे तरक्की होती है। अभी अगर आप देखते हैं, योगी ट्रिब्यूनल आप कह लें या रिकवरी ट्रिब्यूनल आप कह लें, जब भी दंगे होते हैं पूजा, जी। हम लोगों ने बचपन से देखा है, बहुत सारे दंगे 84 से लेकर आज तक, हमेशा दंगों में दो तरीके के लोग शामिल होते हैं। एक जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं पूजा, और दूसरे जो कि नॉविस होते हैं, जी। जिनको पता नहीं होता है वो कर क्या रहे हैं। और जरूरी है, जो नॉविस ग्रुप जो होता है उसके लिए बहुत जरूरी है ये पता होना कि कॉन्सिक्वेंस क्या है। अगर उसको ये पता होता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या है तो मेरे ख्याल से वो इस कार्रवाई से या इस एक्टिविटी से दूर रहता है। और हैबिचुअल ऑफेंडर्स हमेशा पनिशमेंट से डरते हैं या सामने आने से डरते हैं। तो अगर ये दो जो ग्रुप हैं उनके लिए अगर आप एक डेटरेंट क्रिएट करते हो, जो कि गवर्नमेंट ने डेटरेंट क्रिएट करने की कोशिश की है और बनाया है, मेरे ख्याल से डेटरेंट को इम्प्लीमेंट करने में बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन लॉ का ओवरऑल पर्पस हमेशा ये नहीं होता है कि हमेशा 100% इम्प्लीमेंटेशन होता है। मेनी ऑफ द क्राइम गेट्स प्रिवेंटेड बाय इंश्योरिंग दैट देयर इज अ राइट लॉ एग्जिस्टिंग इन द स्टेट और इन द ओवरऑल इकोसिस्टम। तो अगर डेटरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो हमेशा ये रिकवरी का जो भी ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इट विल डेटर पीपल ऑफ दीज टू कैटेगरीज, जो कि एक नॉविस होते हैं, जो अनाड़ी होते हैं, और दूसरे जो कि पेशेवर होते हैं, क्या, ताकि वो इस तरीके के दंगों में शामिल ना हो जी। सके। मैं खुद पर्सनली बचपन से देखा हूं, मैंने देखा 84 के दंगों से बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि दंगे में थे, बाद में वो नेता भी बने, मंत्री बने, पता नहीं किसी ने आज तक उनको देखा नहीं, समझा नहीं। आप कल को देखेंगे अगर इस तरीके के डिटरेंट लॉज रहेंगे तो वो हेल्प करेंगे। सेकेंड पॉइंट आपका जो आत्मनिर्भर भारत का है, हमेशा एक सिक्योर इकोसिस्टम ऑपरेट करता है और हेल्प करता है बिजनेस को इंप्रूव करने में। आप हमेशा देखेंगे कि दंगों के जो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड लोग होते हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो वो गवर्नमेंट की होती हैं या तो बिजनेसमैन की होती हैं, क्योंकि मार्केट्स में जगह जगह पे जहां पे भी शॉप्स होती हैं वो बंद करके जा सकता है आदमी, लेकिन वहां से उठा के सामान लेके नहीं जा सकता है। और अगर वो नहीं लेके जाता है तो हमेशा दंगों का जो इम्पैक्ट होता है वो बिजनेस क्लास के ऊपर होता है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर होता है। तो डिटरेंट लॉ हमेशा अफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दैट such thing doesn't happen in the society, and if it doesn't happen, it basically helps state or a country to become आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या, हमेशा जब इंडस्ट्रियलिस्ट होता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट चाहता है। जी। हम लोगों ने बहुत जगहों पे काम किया हुआ है, हमेशा देखा है कि कुछ ना कुछ इंटरफेरेंसेस आती हैं, मतलब प्राइवेट पार्टीज की तरफ से, इंटरेस्टेड ग्रुप्स जो लोकल ग्रुप्स होते हैं। प्रोवाइडिंग सच एनवायरनमेंट टू द इंडस्ट्रीज एंड द एंटरप्रेन्योर is something which is in the right step in terms of creating a आत्मनिर्भर भारत। और जो भी स्टेट का जो भी एजेंडा है, जिस तरीके से प्रपोज किया गया हुआ है, मैंने देखा है उसके कुछ जो टेनेट्स हैं, आई थिंक दीज आर इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक इट विल डेफिनेटली हैव सीरियस एंड वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सच अ ह्यूज स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश। 9% जीडीपी कंट्रीब्यूट आप करते हो, और आपकी इंडस्ट्रीज देखो, इंडस्ट्रीज आपकी परेशानी में है। आपके पास हमेशा आपका जो डेवलपमेंट है वो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बड़े शहरों के पास केंद्रित होकर रहता है। और अगर आप बड़े स्टेट में हो तो आपको चाहिए कि ये डेवलपमेंट बलिया जैसे शहर की तरफ ले जाएं। वहाँ के शहरों में जो छोटी छोटी जो आपकी जो हेरिटेज है उसको प्रमोट करें टूरिज्म के तरीके से, और फिर वहाँ पे एक तरीके से सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर अगर आप बनाते हैं तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल दोनों एजेंडा जो है साथ में अगर जाता है तो प्रदेश की अपने आप प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है, मेरे हिसाब से पूजा। बहुत अच्छी सोच की आपने यहाँ पर बात की है और बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं आपके, और जो आपने एंगल लिया है, जो आपने एंगल इस पूरी चर्चा में इस दोनों इश्यूज को लेकर उठाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट को भी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। आरिफ शेख जी भी हमारे साथ में है, ग्रुप सीईओ है क्वालिटी ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है आरिफ जी आपका भी। धन्यवाद पूजा जी। आरिफ जी, इतने बड़े ग्रुप को आप संभाल रहे हैं
और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं ही आगे बढ़ते रहिए, खूब तरक्की करते रहिए। आप सभी लोगों के लिए मेरी ये शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप तो खुद इतनी बड़ी कंपनी के ग्रुप सीईओ हैं। ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात आज की जा रही है, ये हर किसी के लिए अलग अलग है। जैसे एक नया जो युवा है, जो तैयार हो रहा है अभी अपने भविष्य को बनाने के लिए, उसके लिए आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन कुछ और है। अगर आप लोगों की बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, तो आप लोगों के लिए डेफिनेशन कुछ और है। जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, उसका जो मोटो है, जो उसका एजेंडा है, वो कुछ और है। इन सबको अगर कंबाइन करके देखा जाए, तो इसका कंक्लूजन आपके हिसाब से क्या है? पूजा जी, अभी हम लोग करीबन 34 अलग अलग देशों में काम करते हैं। जी। 12,000 लोग हमारे लिए काम करते हैं, और मैंने पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर को देखा है जो बिल्कुल कोर इशू है। अगर बुखार है, जी। अगर उसकी डायग्नोसिस सही कि वो बुखार सर्दी की वजह से या टीबी की वजह से, कोई फार्मासिस्ट भी दवा लिख देगा उसका। योगी जी ने अपने जो बीमारी है उसकी असल नब्ज पकड़ी है, जी। जो कहते हैं कथनी करनी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इंडिया की बेसिक प्रॉब्लम जो है, जब बच्चा गलती करता तो माँ बोलती मैं 3 तक गिनती गिनूंगी, अगर फिर भी नहीं माना तो एक चपत लगेगी। आप हिंदी मूवी देखेंगे तो वहां भी विलन 3 तक गिनती गिनता है कि अगर नहीं माना तो मैं फिर गोली मार दूंगा। आप अगर चाइनीज मूवी देखेंगे उसमें भी 10 विलन होंगे तो एक एक करके आएंगे मारने के लिए। रियल लाइफ में होता नहीं है ऐसा। तो योगी जी का कहना है कि अगर आपने गलती करी, कोई आपके लिए 1 2 3 गिनती नहीं गिनेगा। आपने गलती करी 1 पे ही आपको लगेगा। जी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत थी। वहां पे दिक्कत ये थी कि काम हो नहीं रहा था। जब मूड होगा, अब देखिए कि 2 डांस होते हैं, एक मोर डांस करता है और एक बंदर डांस करता है। जी। जब मोर डांस करता है इतना खूबसूरत, इतना अच्छा डांस करता है, लेकिन कोई आदमी एक पैसा नहीं फेंकता। लेकिन बंदर जब भी डांस करता है तो लोग पैसे फेंकते हैं। क्यों? मदारी ने डुगडुगी बजाई और चालू। अब मदारी का जो डुगडुगी है वो योगी जी के हाथ में है। जब बजाएंगे तो डांस करना पड़ेगा, और डांस करेंगे तो पैसे फूकेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी बात जो इसकी आ रही है आत्मनिर्भर की, हर चीज हमारे पास है। यूपी में आप देखिए जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं आत्मनिर्भर के अंदर की लैंड, लिक्विडिटी और लेबर और लॉ, 3 चीजें तो हमारे पास है। लैंड यूपी में है, लेबर हमारे पास जितने चाहिए उससे ज्यादा है, लिक्विडिटी की गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ का सब्सिडी दे रही है। आपकी दिक्कत है सिर्फ लॉ की। अगर आज की तारीख में 3 ट्रिलियन का जो टारगेट है योगी जी और मोदी जी का आत्मनिर्भर के लिए, उसका 25% तो अचीव कर चुके हैं हम लोग। सबसे बड़ा जो ट्रेड है, रिटेल है, 1.1 ट्रिलियन का मार्केट हमारे पास है, जिसके अंदर 17 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं। आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मार्केट है हमारा रिटेल। हमारे पास अगर सिर्फ इसका लॉ चेंज कर दें हम लोग थोड़ा सा, योगी जी, तो हम लोग आत्मनिर्भरता आराम से अचीव कर सकते हैं। आज हमारे पास आप अभी मैं एक बैंगलोर में एक 50,000 स्क्वायर फीट का यूएस का स्टोर, उसके बाहर खड़ा था मैं। उसके सीईओ आके मेरे को बोलते हैं कि हम लोगों ने इतना पैसा लगाया है, 600 करोड़ रुपीज और सब कुछ, और अभी भी इंडियन मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैंने उनको बोला आप 10 आइटम लिख लीजिए कोई से भी घर के, और हम लोग अंदर जाके शॉप करते हैं। पूजा जी, हमें 10 में से सिर्फ 4 आइटम मिले। उसके बगल में एक लाला की दुकान थी, मतलब 40-50 साल की, 40 मतलब 60-70 स्क्वायर फीट की। हमने लिस्ट दी, सारा सामान मिल गया हम लोगों को वहां पर। हम लोग सोने की चिड़िया थे पूजा जी। हम लोग पहले से आत्मनिर्भर थे। लॉर्ड मेकाले ने हमें एक बाबुओं की कंट्री बना दिया। यस सर, नो सर करने वाले। अगर हम सिर्फ लॉ चेंज करें थोड़े, आज भी लॉज 1866 के चल रहे हैं जी। अगर एक मॉल बना रहे हैं हम लोग तो हमें 600 वहां पे यूरिनल बनाने पड़ेंगे पुराने लॉ के हिसाब से। आज एक छोटी दुकान खोलने के लिए हमें 76 लाइसेंस चाहिए। हम लोगों के पास हम लोग क्या है मैडम कि हम लोग चीते हैं। हमारे पास आज की तारीख में जो युवा हैं हमारे, वो चीते हैं। हमने उनको सर्कस का शेप बना दिया है। इस दिन हम वो उनका बेल्ट तोड़ देंगे गले का जी। आप देखिए अमेरिका सब पीछे रह जाएंगे। और योगी जी के जो आत्मनिर्भरता का फॉर्मूला उसके पास वो है। आप एक बार ये चेन खोल दीजिए उनके गले की, फिर देखिए हम कहाँ जाते हैं। अच्छा, पर मेरा इसमें एक और वो है, अगर सब एम्प्लॉयर होंगे तो एम्प्लॉय कौन होगा? नहीं, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है पूजा जी। एक आपको बताऊं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, यूएस में सबसे बड़ी मैनेजमेंट स्कूल है जी। कई बार जब इंटरव्यू के लोग जाते हैं वहां पे, तो आपको जो मेले में हुपला होता है ना, रिंग खेलने का साबुन जिसपे पकड़ते हैं वो लोग, वो देते हैं जी। तो उसमें जो आदमी दूर रिंग फेंकता है उसको 100 नंबर देते हैं, बीच में फेंकता है उसको 200, बिल्कुल पास में फेंकता है उसको 300। तो उसकी वजह है कि हर आदमी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग होती है। हम लोग जितने लोग बैठे हैं,
हम लोगों ने 500 मिलियन से, मतलब मेरे कंपनी का बिजनेस जो है $1.5 बिलियन है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन अफ्रीका मिडिल ईस्ट। लेकिन अगर कोई मेरे को बोले कि आप दुकान खोल दीजिए, मैं नहीं खोल सकता मैडम। मेरी वो रिस्क टेकिंग, हम लोग शाम को, हम लोग सब सर्कस का टाइगर है जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें शाम को घर जाना है, हमें छुट्टियों पे फैमिली को लेके जाना है, हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन जो लाला बैठा दुकान पे, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। अच्छा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो बिल्कुल सेफ चलते हैं। तो हर आदमी मालिक नहीं बन सकता, हर आदमी को इस पूरी फिल्म में अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। किसी को गाने हैं तो गाने ही लिखने पड़ेंगे, कोई हीरो तो हीरो बनना पड़ेगा। आज जो सुपर हीरो है, एक्शन हीरो हैं, वो है योगी जी, तो उनको वो करने दीजिए, बाकी लोगों को अपने अपने रोल प्ले करने दीजिए उसमें। तो हर आदमी एम्प्लॉय नहीं बन सकता, कोई कुछ आदमी एम्प्लॉय बनेंगे, कुछ आदमी बहुत अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे, तो वो जी। करना पड़ेगा हम लोगों को। मैं जो हमारे बाकी के मेहमान हैं उनका भी रुख करूंगी, और धीरे धीरे, क्योंकि देखिए लगातार हमारे साथ जो लोग बने हुए हैं वो भी अपनी अपनी टर्न का इंतजार लगातार कर रहे हैं, और इतना हेल्दी डिबेट यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि देखिए सभी तजुर्बेकार हैं और सभी की इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है लाइफ में। और ऐसे में जब इतनी बड़ी अचीवमेंट्स है तो उनकी इस अचीवमेंट के बाद भी उनके लाइफ के तजुर्बों के साथ आज हम जिस नए भारत का सपना देख रहे हैं, क्यों ना उस पर हम चर्चा करें। और यही एक बेहतर प्लेटफॉर्म न्यूज़ वन इंडिया लेकर आया, जहां पर हम इस बेहतर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और शुभांकर जी का हम रुख करेंगे, जो कि TNS प्राइवेट लिमिटेड के CHRO हैं। शुभांकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत से युवाओं से आपका मिलना होता है, बहुत सी युवा शक्ति से आप लगातार मिलते हैं, उनसे आप बातचीत करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनके साथ डील करते करते बहुत से तजुर्बे आपने अब तक लिए होंगे। हम जिस नए भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, जिस नए भारत का सपना अब हम देख रहे हैं, जिसमें सब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वो सपना आपको कैसा लगता है? उस सपने में आप क्या देखते हैं? देखिए पूजा जी, जो सपना है बहुत बढ़िया है, पर मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। जी। तो अभी गवर्नमेंट को काफी काम करना पड़ेगा, और इसके किए बिना मुझे लगता है कि ये 20, 25 से 50 साल जा सकते हैं और सपना पूरा नहीं होगा। 5-6 पॉइंट मैं आपको शेयर करूंगा। बिल्कुल। सबसे पहला है कि हम अभी कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। वो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक टीम है, वो सारा डिसीजन ले रही है, इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। जी। बट मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, हमारे इंडिया में ही इतने बड़े बड़े एग्जांपल्स है, जो अचीवर्स है, उनका हम इनपुट नहीं लेते हैं। आपको याद है 2007 में जब वोडाफोन और एयरटेल का कंपटीशन चल रहा था, जी। उस वक्त जो है वोडाफोन बहुत एग्रेसिव होके एयरटेल का मार्केट सीज करने की कोशिश कर रहा था, और उन्होंने बहुत अच्छे से ऐड दिए, जहां नेटवर्क वहां वोडाफोन, आपको याद होगा सब एडवर्टाइजमेंट। और उस टाइम एयरटेल को चैलेंज लगा, उनको लगा ये तो बहुत मेरे मार्केट कैप्चर कर लेगा, और उन्होंने रातों रात डिसाइड किया कि लेट्स हैव ए फ्री इनकमिंग कॉल। उन्होंने फ्री इनकमिंग कॉल दिया, और एयरटेल ने अपना नॉट ओनली अपना मार्केट शेयर को कंसिस्टेंट रखा, बल्कि उन्होंने वोडाफोन कस्टमर को भी एक्वायर कर लिया। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल आप रिलायंस को देख लीजिए। अभी 5G आ रहा है, 5G में उन्होंने 5 साल पहले सोच लिया था कि हम इंफ्रा बनाएंगे और एक काम हमें मिलना है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट है, अगर हम उनको इंक्लूड करें अपने स्ट्रेटेजी मेकिंग में, फॉर्मुलेशन में, आई थिंक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर इंडिया में सक्सेसफुल हो सकता है, वो बाहर भी कर सकते हैं। करेक्ट। एंड आप देखिए, अगर बहुत गवर्नमेंट रियली सीरियस है इसमें, उनको अपना डैशबोर्ड बनाना चाहिए। अगर 5 साल पहले कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ, एक रेशियो दे, और 5 साल के बाद उसको एसेस करें कि कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है। अगर उसमें चेंज हुआ रेशियो में, डेफिनेटली दैट इज अ सक्सेस। आप देखिए कि लॉज जो हैं, आप लैंड होल्डिंग लॉज देख लीजिए। कोई कंपनी यहाँ पर फैक्ट्री क्यों लगाएगा आके? 50 पेपर वर्क है, आज उसने जमीन खरीदी, कंपनी को 5 साल लगेंगे उसको एक्वायर करने के लिए। लुक एट लेबर लॉस। अभी 1 साल हो गए हैं कि इन्होंने 4 कोड को अमेंड किया है, करीब 144 लॉस के साथ में। अब डायरेक्ट कॉर्पोरेट में क्या चेंजेस आए? गो टू एनी कॉर्पोरेट, आई चैलेंज यू, नॉट इवन ए सिंगल अमेंडमेंट हैज हैपेंड। कोई रिपरकशंस नहीं। अभी कॉस्ट ऑफ CTC 30% है कंप्लायंस का। तो वो सारी चीजें जो ग्राउंड में अगर चेंज नहीं होंगे, तो बाहरी कंपनियां क्यों आएंगी इंडिया में? आप चाइना से, हमने अज्यूम किया था कि मिस्टर गडकरी साहब ने वेबिनार किया था कि बहुत सारी कंपनियां चाइना से आएंगे लॉकडाउन के बाद में। आपको पता है कितनी कंपनियां आई है चाइना से? नॉट इवन 1%। तो अंटिल वी इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये चीजें नहीं हो पाएंगी। आप कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस की बात करते हैं, हमारी वी गॉट अ फैक्ट्री इन बुलंदशहर, वहां जाएंगे आप, और फैक्ट्री में आप घुस नहीं सकते, रास्ते तक नहीं है जाने के लिए, वहां पर बारिश में आप जा नहीं सकते वहां पर। तो हम मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं हर साल लाखों रुपए। कॉर्पोरेट जो है, देखिए वैट, GST, सर्विस टैक्स, एक्साइज क्या नहीं देते यार, गिविंग करोड़ ऑफ रुपीस फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स। ये पैसा
का यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना। अगर आपने एक चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट ऑफिस में, ये प्रॉब्लम है, पानी आ रहा है, आपको कोई रिप्लाई तक नहीं करेगा। हम कैसे सपना देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, बताइए आप। अब R&D की बात करते हैं। जी। R&D में चाइना जो है, चाइना पिछले 15 सालों में 10 टाइम्स इंप्रूव कर गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इंडिया ने सिर्फ 3 टाइम किया। तो जी। जब तक हम कॉम्पिटेंसी बिल्ड नहीं करें, जो हमारा IITian से इधर गोइंग आउटसाइड, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उनको जब तक एक कंपनसेशन बेनिफिट इंडिया में नहीं मिलेगा, एक इंफ्रा नहीं मिलेगा उनको यहाँ पर R&D करने का, तो रुकेंगे कैसे? जब R&D नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं लगेंगी, ठीक है? तो बिल्कुल। हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो बहुत सारे सवाल है। आप 2-3 मैं और चीजें बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, आप ग्राउंड रियलिटी में देख लीजिए, जो भी चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ करप्शन, अभी कोई कंपनी खोलने जाइए, आप एनीथिंग आप कहीं पे जाइए, उसमें फॉर्मेलिटीज बहुत है। वो फॉर्मेलिटीज कम करने की जरूरत है। वो फॉर्मेलिटीज अभी तक कम नहीं हुई है, राइट? वो 3-4 पॉइंट मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं बाकी लोगों से बताऊं कि वो लोग भी अपना पॉइंट शेयर करें। आई थिंक और पॉइंट हम शेयर कर सकते हैं, पर बाकी लोग फिनिश हो जाए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, हमारे साथ में बाकी के लोग भी, देखिए यही हमारी क्वालिटीज़ हैं। जब हम ये देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी हम जब देखते हैं इंडियंस की अचीवमेंट की बात करते हैं, तो हमेशा ये कहते हैं कि इतनी सारी परेशानियों के साथ में, इतने हर्डल्स हैं सिस्टम में, इतने सारे लूप होल्स हैं, उसके बावजूद भी हम जब अपना बेस्ट देते हैं तो यही हमें बाकी के और लोगों से अलग बनाता है और ये हमारी अचीवमेंट होती है। अमेया जी हमारे साथ में है, GM HR हैं, कार्निवल ग्रुप के, बड़ा ग्रुप है जिसके GM HR हैं अमेया जी। अमेया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, इस आत्मनिर्भर भारत के लिए आपके लिहाज से कौन कौन सी चुनौतियां इस वक्त हैं जिनको अगर हम पार कर लें तो हमसे बेस्ट कुछ है ही नहीं? मेरे पर्सपेक्टिव से इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो हमें पहले देखना है कि हमारा R&D पे फोकस कितना है ओवरऑल एज अ कंट्री, जी। और पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ री इन्वेस्टमेंट इन PSUs, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी तरफ मुझे पता नहीं है कितना गवर्नमेंट देख रही है या फिर इसमें कितना फोकस है हमारा। बेसिकली अगर आप देखेंगे, मैं एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी भी शुरू कर चुका हूँ कार्निवल के लिए। तो वो एक हमारा स्टार्टअप है जहाँ हम स्किलिंग कर रहे हैं इन द स्किल इंडिया मिशन। बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखेंगे तो ये ग्राउंड रियलिटी पे एक्चुअली कनेक्ट विद द कॉर्पोरेट बहुत बड़ा गैप है। तो ये जो गैप है ये फिल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जैसे सारे प्रोफेशनल्स हैं, हम गवर्नमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़ना चाहता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे। क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं। अगर आप स्किलिंग स्पेस में जाएंगे, स्किलिंग स्पेस में एक बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने तैयार किया है, बट वो गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के तक ही रह जाता है, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। बहुत सारे मैनिपुलेशन, बहुत सारे पॉलिटिकल जिमिक्स इसके अंदर खेले जाते हैं और वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ऑन द ग्राउंड। सो जब तक ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती ऑन द ग्राउंड, और जो मोदी जी ने 5 फैक्टर्स बोले हैं, जैसे इकोनॉमी है, इंफ्रा है, टेक्नोलॉजी है, वाइब्रेंट डेमोग्राफिक्स है और डिमांड है, ये जब तक ये 4-5 चीजें एक साथ फैक्टर नहीं हो जाती और साथ में नहीं आ जाती, और इसके अराउंड जब तक गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाता और ईज ऑफ बिजनेस जब तक नहीं आता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि पॉलिसीज बननी चाहिए, इसके अराउंड लॉज बनने चाहिए जिससे ईज ऑफ बिजनेस आए, जो आज वो ईज ऑफ बिजनेस नहीं है। हम भले बोलते हैं अच्छा, हमारे मैं पास एक ease of सवाल business है, पूछना but चाह रही हूँ, कई जो है। स्टेट गवर्नमेंट है उनकी ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर कदम बढ़ाया गया। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर सरकार ने कदम बढ़ाया। इसके अलावा हरियाणा की बात करते हैं, वहां पर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करने के बावजूद भी कहाँ कहाँ पर कमियां लग रही हैं आपको? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है और ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और कॉर्पोरेट्स में जो लोग प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड काम करते हैं उनका ओपिनियन लेके, जैसे आरिफ जी है, युवराज जी है, इन जैसे लोगों से, सीनियर्स से कनेक्ट करके गवर्नमेंट को एक पैनल बना के इसको कैसे ईज आउट किया जा सकता है उसके तरफ ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब जो स्टार्टअप्स की ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी सी, और अगर इजी प्रोसेस होता है तो जिस आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं, लोग और ज़्यादा खुशी के साथ में, पूरे पोटेंशियल के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस भी देंगे। बहुत शुक्रिया अमेया जी आपका भी। मेघा गुप्ता का हम रुक करेंगे, डायरेक्टर HR है फिजर्व में। मेघा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और
आपका डबल स्वागत इसलिए भी है, और साथ ही साथ अक्षता जी आप दोनों का डबल स्वागत इसलिए भी क्योंकि एक तो महिला हैं आप, और महिलाएं लगातार जिस तरीके से अब आगे बढ़ रही हैं और देश के लिए काम कर रही हैं, ये काबिल तारीफ है। बाकी और सब लोग भी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं आजकल आगे आ रही हैं, और वैसे भी आजकल महिलाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी पूरा फोकस कर रही है। खैर मेघा जी, आत्मनिर्भरता के बारे में आप क्या समझती हैं, आपके थॉट्स क्या हैं इसको लेकर? So thank you so much first of all. मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत चीजें बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम खुद अपने आप को इतना सक्षम बना दे कि हम खुद अपने डेवलपमेंट और अपने देश की तरक्की को बढ़ा सके। हम हमेशा अपनी गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं कि पॉलिसीज लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, लेकिन क्या हम खुद इस देश में इतने लोग हैं, इतने करोड़ों लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने देश की तरक्की के लिए? इसमें मैं 3 चीज बोलना चाहूंगी। पहली चीज तो आज कल आप लोग टीवी पे देख रहे हैं, रामायण महाभारत तो इतनी ज्यादा आ रही है, उसमें सबसे पहली सीख जो मैं देखूं, अगर जब हम लंका पे हमें जाना था तो हमारे पास जब सेना नहीं थी तो राम जी ने ये नहीं सोचा कि मैं सेना को बनाऊं, लेकिन उनके पास जो था उन्होंने एक वानर सेना बनाई। उसका क्या मतलब है, हमें मिलता है कि हम ये इतना कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर को लेके इतना हम सोचते हैं, इतना कुछ करते हैं, हम सबको एक होकर बिना कोई एक दूसरे की भेदभाव करके सबको एक साथ लेके जाना है। ये हमारा एक बहुत बड़ा माइंडसेट चैनल है, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे देश का है। आज डाइवर्सिटी इंक्लूजन को लेके इतना हमारा सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। हमारी लाखों करोड़ों की संख्या में हम जो रहते हैं, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले ये माइंडसेट इशू का सोल्यूशन करना चाहिए, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे देश में, लेकिन इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह की हमारी यंग पॉपुलेशन है, जिस तरह से हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम है, आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है जिसका हम सबको मिलके सामना करना होगा। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज और किसी भी उससे चेंज होगा, बट ये हम सबका माइंडसेट चेंज है जो हमें लाना चाहिए। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी, सेम रामायण के एग्जाम्पल से, जब ब्रिज बनाना था उनको तो वानर सेना तैयार थी लड़ाई करने के लिए। उनके पास ये स्किल नहीं थी कि उनको ब्रिज बनाना है, वो इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उनके पास जो भी था उस टाइम पे उन्होंने वो पत्थर लिए और उनसे वो ब्रिज बनाया। इसका मतलब है हम सबको आगे देश की बढ़ोतरी करने के लिए हम सबको स्किलिंग और रीस्किलिंग की बहुत जरूरत है। इसका मतलब है कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। आज हमारे पास जो भी एजुकेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एजुकेशन हमें जिंदगी भर पैसा कमा के दे सकती है या नाम कमा के दे सकती है। इसका मतलब है हम सबको आज ये सोचना है कि हम जो भी सीखते हैं, हमें हर दिन नया कुछ सीखना है, हर दिन कुछ नया पढ़ना है, हर दिन जहाँ पे तरक्की कर सकते हैं वो करना है। एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चेंज दैट वी ऑल हैव टू ब्रिंग इन, विच इज सेइंग कि आज हमने पढ़ाई कर ली तो हमारी वो सीख नहीं खत्म हो जाती है, हमें हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन अपने आप को रीस्किल करना है। और तीसरी चीज मैं सबसे बड़ी लाना चाहूंगी इज ये जो पैंडेमिक सिचुएशन अभी आई है, इसमें अगर आप नोट करें तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग तो घर से ही काम कर रहे हैं, एटलीस्ट हम कॉर्पोरेट लोग तो काफी लोग घर से काम कर रहे हैं और लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए कि आज हम जिस तरीके से घर से काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक तरीका है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, कुछ इंडस्ट्री सफर भी कर रही है, कुछ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कर रही है इसमें, लाइक IT कंपनीज आर डूइंग वेरी नाइस। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमें एक बहुत अच्छा, अगर गवर्नमेंट 50% भी अगर बोले कि आज से आप 30% या एटलीस्ट 25% लोगों एक टाइम पे ऑफिस में ना आए, एटलीस्ट 70% लोग आए, तो आप सोचिए आप कितना एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो आपकी प्रकृति है, चाहे आपका पानी है, चाहे आपका लैंड है, चाहे आपका सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्लास C सिटीज में कैसे डेवलपमेंट हो। आप सोचिए आज आपको ये नहीं सोचना कि मेरा ऑफिस सिर्फ यूपी में है तो मैं यूपी में का ही लोग को लूंगा या फिर लोगों को यूपी में शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर आपकी यूपी में आप हो, लेकिन अगर आप बैठ के कहीं और की कंपनी से काम कर सकते हो बिना वहां पे रिलोकेट होके, तो कितनी तरक्की बढ़ेगी हमारे देश की। तो मुझे लगता है कि ये कुछ सिस्टम अगर हम लेके आए तो हमारा देश बहुत बहुत आगे बढ़ेगा और हम सब इसमें योगदान दें, क्योंकि हमारी जितनी पॉपुलेशन है, लोग सोचते हैं ये हमारा डिसएडवांटेज है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जितने लोग हैं, जितना हम सब मिलके इस पे काम करेंगे और जितना हम सपोर्ट करेंगे, जितना हम अपने माइंडसेट चेंज को लाएंगे, उतना ज्यादा फास्ट हम इस तरक्की को ला सकते हैं इंडिया के लिए। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके मेघा जी। और देखिए, अगर इस पूरे विचार के सार की बात करें तो उसका सीधे तौर पर मकसद है कि अपने पोटेंशियल और विल पावर दोनों के जरिए
कुछ भी अचीव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बशर्ते आपको खुद पहले मेहनत के लिए तैयार रहना होगा। अक्षता नायक का हम रुख करेंगे, जो कि मजार्स में पार्टनर हैं। अक्षता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि तमाम जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे बहुत सी बातचीत हुई, लेकिन इन सारी बातचीत में मेरे जहन में ख्याल आया, कोई भी कंपनी, आप रिलायंस टाटा की भी बात करते हैं तो पहले छोटी रही, उसके बाद में बड़ी हुई, और उसके बाद में इतनी बड़ी हुई कि आज उनका नाम पूरे विश्व में है। उसके बाद एक सवाल ये अब आता है कि आज की डेट में जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है और जिस तरीके से स्टार्टअप को प्रमोट किया जा रहा है, इस तरीके से धीरे धीरे स्टार्टअप्स के आने के साथ में, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो भी आज अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं। उनको भी लगता है कि क्यों ना कुछ अपना शुरू किया जाए बजाय किसी और की नौकरी करने के लिए, जिसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो एज अ बॉस, एज अ लीडर वो काम कर सकते हैं, क्योंकि किसी में रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती। तो ऐसे में आज जब इतना कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन में जैसा शुभांकर जी ने जिक्र किया कि सोचिए फ्री इनकमिंग कर दी गई, जो ये भी कंपटीशन आता है तो बहुत से स्टेप लेने पड़ते हैं। तो आने वाले टाइम में इस आत्मनिर्भरता के साथ में एक पॉइंट ये भी जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रही हूँ कि आगे तो और बहुत कंपटीशन होगा इस लिहाज से। थैंक यू पूजा जी। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जो आत्मनिर्भर वाला पॉइंट है, इट इज़ एन एक्सेलेंट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। बट ये पॉइंट है, आपने स्टार्टअप के बारे में बात की। फॉर नाउ द इकोसिस्टम इज एक्चुअली ब्रिलियंट फॉर स्टार्टअप्स, क्योंकि अगर आप वो सेटअप देखते हो, फॉर एग्जांपल आप पहले मैन्युफैक्चरिंग देखते थे, द मोस्ट इफेक्टेड एरिया पॉसिबली इज मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ केयर एंड सम ऑफ द सेक्टर्स इन FMCG एंड ऑल दैट। बट आप अगर देखते हो, हम दुनिया चल रही है कैसे? थ्रू डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। So we are still focused on new ways of doing business. For example, you see the biggest advantage today, you had the education sector, you can go anytime, anywhere learning as well as one of the startup. I think आप अगर ecosystem देखते हो, there is more of growth in healthcare. While you see manufacturing and all the पे नीचे जा रहे हैं numbers, but I see it will improvise in the next 4, 5, 6 months. It will improvise क्योंकि हम upskill करेंगे खुद। Which means we will learn new ways of doing business, and Atmanirbhar actually has given us an ecosystem. So the concept जो है, it is a vision of somebody, which means we have to carry that vision ahead. We have to ensure कि साथ में चले, सब लोग इकट्ठा भागीदारी करें, and then we grow it to an entire ecosystem that is possible. So for startup, my response, if you choose the right field, you identify the absolute right technology, skill, digitization that you want to look at, I think it's an opportunity in disguise. But find that unique proposition. It is time to innovate, come up with brilliant solutions that can come in. So that's my input on the startup. Pooja ji. So अभी हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, शायद कुछ तकनीकी खराबी है, उनकी तरफ हम रुख करेंगे। संजीव जी भी लगातार बने हुए। संजीव जी, बहुत से जो तमाम मेहमान हमारे साथ हैं उन सबके विचारों को आप सुन रहे हैं, उनके विचारों से आप कितना सहमत हैं? जैसे युवराज ने बोला कि अगर ये दंगे फसाद और ये जो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आत्मनिर्भरता अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि लोग अनएम्प्लॉय भी नहीं होंगे, लोगों की दुकानें नहीं टूटेंगी। तो ये दोनों जो मोदी जी का, ये योगी जी का जो ये है मिशन, बहुत अच्छा मिशन है। और जैसे उन्होंने सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सब कुछ फ्री जो हम लोग देते हैं, फ्री दाल, फ्री चावल, ये फ्री वाईफाई, फ्री मोबाइल, फ्री, ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल आत्मनिर्भर बनेगा, उसको हम स्किल दें, अगर देना है फ्री में, हम उसको स्किल दें, पैसे की जगह हम उसको ट्रेनिंग दें, सिखाएं, उसको स्किल बनाएं, उसको एंटरप्रेन्योर बनाएं, ना कि हम उसको फ्री में वाईफाई दे दिए, उसकी आदत ख़राब कर रहे हैं। शुरू से जब से स्टार्टिंग से ही हम जो सब लोगों की आदत ख़राब होती जाइए, फ्री की आदत पड़ गई है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट हैं कि हम फ्री में वाईफाई देंगे, हम फ्री में मोबाइल देंगे, हम फ्री में ये करेंगे। फ्री बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए आत्मनिर्भर बनने के लिए। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है। मेरा मानना ये है कि हमारे देश में होता क्या है कि लोगों की सोच थोड़ी सी अलग है। जिनको ज़रूरत होती है उनसे ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसा अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट ये फ्री वाईफाई देने की कोशिश इसलिए कर रही थी कि जिन लोगों तक की सुविधा नहीं पहुंच रही है वो अपने स्किल्स को डेवलप करें। इस वाईफाई का दिया ही इसलिए गया था सहारा कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप करें, लेकिन अल्टीमेटली लोग करते क्या, स्किल डेवलप करने की बजाय अपने और निजी इस्तेमाल में उसका कंजम्पशन करते हैं। तो ये प्रॉब्लम ये जो भारतीय हैं उनकी सोच में भी है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरा अलग पर्सपेक्टिव है। अगर वो फ्री नहीं होगा तो उसको वो स्किल में ही लगाएंगे, अगर अदरवाइज अगर फ्री हो रहा है तो उसको वो दूसरे कामों में लगाएंगे। हम गवर्नमेंट
फ्री वाईफाई दे रही है, तो डॉक्टर जॉर्ज भी हमारे साथ में, उनका भी एक बार हम रुक कर लेते हैं। डॉक्टर जॉर्ज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंसिपल कंसल्टेंट है AAA हेल्थ केयर। जॉर्ज जी, आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर जॉर्ज, आप सब लोगों की बात को सुन रहे हैं इतनी देर से, और सभी लोगों की बातों में आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है? I think so. I mean, first of all, I'd like to thank you for inviting me on the show. But more importantly, I think so. The initiatives done by the Prime Minister and the Chief Minister, they have been extremely helpful, especially in the healthcare sector. Now, हम लोग क्या करते हैं? हमारा, I mean, I'm a COVID warrior, and हमारा जॉब है कि लोगों को बचाना. और गवर्नमेंट ने जो किया है, I mean, I worked in the US, I worked in France, I've worked in UAE, I've worked in Singapore. जी, And when I see what the government has done in India, I think it's a tremendous, tremendous work that they have done. The way that we've been able to save lives, the support that government ने हम लोगों को दिया है, जी, it's amazing. I mean, I think so. I mean, hats off. हम लोग जितना भी क्रिटिसाइज करें कि क्या कि कहाँ कमी है, कहाँ है, पर आप ये देखो हमारी पॉपुलेशन कितनी है, और हमारे जो हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हैं, हमारा, आई मीन, देयर हैज बीन ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द सिस्टम, गिवन कि हमारा इतना पॉपुलेशन, इतना, आई मीन, इतने लोग हैं हमारे पास, और इतने क्लोज कांटेक्ट में हम लोग रहते हैं, जो कोविड का सिचुएशन है, and we have been able to come out as, I mean, I think so it's tremendous. We are getting a success rate of above 77%, which is kind of unheard of in any industry. And when we were not trained, we were not trained to handle a pandemic, to be honest. I don't think so many doctors go through this kind of training to understand कि pandemic होता क्या है, कैसे करना है, and 90% of the hospitals in India have not been trained. But जो situation में हम लोग आए थे, क्या किया हम लोगों ने, कैसे हम लोगों ने बेड्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए इतने शॉर्ट नोटिस में, और लोगों का काइंड ऑफ उनको प्रोटेक्ट किया. हाँ, आई मीन, एवरी डे हम लोगों को सीखना पड़ा, हम लोगों को डेवलप करना पड़ा, पर आई मीन, आई डोंट थिंक सो दैट्स एनीथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, बिकॉज आई मीन एवरी टाइम वी हैव टू चेंज, बिकॉज टिल टुडे, अगर मैं दावे से कह सकता हूँ, यहाँ पर अभी तक कोई कोविड का समझ किसी को है नहीं कि इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, क्या होने वाला है, वेदर अ पर्सन कैन गेट री-इन्फेक्टेड विद कोविड. अभी रिसर्च चल रहे हैं, वैक्सीन आएगा डेफिनेटली. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया के अंदर वी विल मेक अ वैक्सीन इन द नेक्स्ट 6 months and we will be able to save much more people. So I mean, I am very thankful to the government. I mean, we know what the government goes through. हमें मालूम है कि हमारे हेल्थ सेक्टर पर कितना प्रेशर पहले ही था. बिफोर द कोविड हमारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी वे 100% full. And we all know that. I mean, whether it comes down to cardiac disease, it comes down to non-communicable diseases. तो हम लोग पहले ही फुल थे. डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट, वो प्रॉब्लम्स तो पहले ही एग्जिस्टिंग थे. कोविड आया, बट द हॉस्पिटल्स वर एबल टू अब्सॉर्ब द प्रेशर, and a tremendous amount has been done. So again, I'd like to really say thank you to the. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आई होप हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त ये हमारी चर्चा देख रहे हैं, जो मंथन आज हमने करने का प्रयास किया, इसमें बहुत से ऐसे पहलू आप लोगों को भी ज़रूर समझ में आए होंगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूर मददगार साबित होंगे, और साथ ही साथ जो सरकार संबंधित इन लोगों की बात है वो भी सरकार तक पहुँचेगी, और सरकार भी इन तमाम पहलुओं पर सोचकर फैसला ज़रूर करेगी. संजीव जी हमारे साथ लेकिन लगातार बने हुए हैं. संजीव जी, आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे ज़रूरी है पोटेंशियल, वो हमारे पास है. इसके अलावा अब बात आती है बेहतर कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि हमारे सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं, पॉपुलेशन है, और अभी जिस तरीके से हमने देखा ये रिसेशन का दौर आया है इस पेंडेमिक के साथ में, इससे पहले देश के अंदर जो लगातार तमाम दंगे फसाद हो रहे थे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. इतने सारे चैलेंजेस के बाद में अब हम एक नए भारत की परिकल्पना कर रहे हैं. ये सब मिलाकर जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन इससे पार पाने में क्या अभी हम सक्षम हैं?
बिल्कुल पूजा जी, इससे पार पाने में हम लोग सक्षम होंगे अगर हम लोग जो है ये जैसे बताया कि फ्री देना जो बंद, अगर हमें कुछ देना है फ्री इस समय, जॉब निकालने की जगह उनको हम फ्री में स्किल दें, सैलरी ना दें उनको, लेकिन स्किल उनको निकालें ना, उनको स्किल ट्रेन करें, और बहुत सारी चीज़ें, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ और फ्री स्किल, ये 3 चीज़ अगर हम लोग करें तो हम लोग अभी इससे पार पा सकते हैं। अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट है किसी भी इन सब चीज़ों से, कोविड सिचुएशन में पार पाना लोगों से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर लोगों को समझना होगा कि आत्मनिर्भरता का मतलब है क्या। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए खुद प्रयासरत हो, और इसके अलावा सरकार का जो सहयोग है वो तो है ही, लेकिन आत्मनिर्भरता आपके अपने दिमाग से शुरू हुई है। नमस्कार।